हाँ जी बच्चा, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना है किसके साथ डील करना है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के साथ डील करना है। जब मैं बात करता हूँ एसी की, तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पीरियोडिक मैनर में कुछ इस तरह से वेरी करती है। ये इसकी पीक वैल्यू रहती है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी इस पीक पे, इस पीक पे, इस पीक पे। ठीक है, और ये जो वेव मैं आपको दिखा रहा हूं डायग्राम में, ये है आपकी साइन वेव। साइन वेव, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो होती है, तो ये जीरो से स्टार्ट हुई है। ठीक है, देखिए तो ये साइन वेव है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को स्पेशली मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज द equivalent to I naught, this is peak value and sin omega t. ठीक है, sin omega t, I is equal to I naught sin omega t. अब देखो बेटा, अगर मेरे को मीन वैल्यू के साथ डील करना है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक का इंटरवल देखता हूं जहां तक ये कंटिन्यू है। ये है मेरा इंटरवल 0 से लेकर t/2 तक। यहाँ t/2 से लेकर t तक उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। उसका जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में आता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए मैंने कंटिन्यू कहां तक लिया, 0 से लेकर t/2 तक। मुझे क्या चाहिए, मुझे मीन वैल्यू चाहिए करंट। तो मैं किस कॉन्सेप्ट का सहारा लूंगा, मेरे पास कॉन्सेप्ट बनेगा I is equal to dq by dt। I is equal to dq by dt, यानी कि dq की वैल्यू जो रहेगी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रहेगी I इंटू dt, I इंटू dt। ठीक है, अब मैंने कौन सी वैल्यू निकालनी है, मैंने मीन वैल्यू निकालनी है करंट की। तो करंट की मीन वैल्यू इसके इक्वल होगा चार्ज डिवाइड बाय टाइम। टाइम मेरा है t/2, तो यानी कि q यहाँ पे रहने वाला है मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम t/2। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। वहां से जो रिजल्ट बनेगा यहाँ से, उस रिजल्ट को हम इसके साथ इक्वेट कर लेंगे और देख लेंगे कि कैसी वैल्यू हमारे सामने आ रही है। ठीक है, तो चलो देखो बच्चा, मेरे पास I की वैल्यू जो है वो है I नोट साइन ओमेगा t और इनटू dt। अब साइन का o का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हमारे पास q की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा। तो q की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन I नोट साइन ओमेगा t और इनटू dt, और टाइम लिमिट्स हैं आपके पास 0 से लेकर t/2 तक। अगर आप मीन वैल्यू कंप्लीट के लिए निकालना चाहें तो आपकी 0 रहेगी बेटा, उसको भी हम चेक करके देखेंगे कि 0 कैसे रहेगी। तो यहाँ से q इज इक्वल टू हमारे पास बना I नोट एज इट इज और माइनस ऑफ cos ओमेगा t। ठीक है, और मल्टीप्लायर कौन है यहाँ पे, t का ओमेगा, तो आप नीचे लिखेंगे ओमेगा। o का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा। लिमिट्स लिख दीजिए इसके लिए 0 से लेकर t/2 तक। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ I नोट अपॉन ओमेगा, और साइन ओमेगा स्मॉल t की जगह कैपिटल t/2 माइनस, सॉरी ये cos था, cos ओमेगा इंटू t/2 माइनस cos क्या 0, माइनस cos 0। अब देखो बच्चा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो ओमेगा की वैल्यू रखिए यहाँ पे 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो टी यहाँ पे, और कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी, आगे है t/2, t/2 cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू होगी हमारे पास 1 के, तो t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई की वैल्यू, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो माइनस I नोट अपॉन 2 पाई, और -1 हो जाएगा -2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बाकी बचा I नोट अपॉन पाई और इनटू क्या t। ये आपके पास q की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर मान लो थर्ड, q की वैल्यू। जबकि आपके पास हाफ टाइम पीरियड t/2 के लिए वैल्यू जो थी वो Im इंटू t/2 थी, तो इक्वेट कर लीजिए
इसको 2 and 3 को आप इक्वेट करेंगे। जैसे ही आप इक्वेट करेंगे 2 and 3 को, आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, आई नोट डिवाइड बाय पाई into t, that is equal to mean value और average value multiplied by t by 2। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बाकी बचेगा मीन वैल्यू, जो किसके इक्वल आएगा 2 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इनटू आई नोट। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 0.637 ऑफ आई नोट, ये मीन वैल्यू जो रहेगी वो 0.637 टाइम्स रहेगी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का ये रहेगी कितना, 0.637 टाइम्स, 0.637 टाइम्स रहेगी पीक वैल्यू का। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ से नोट कर सकते हैं बच्चा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो यानी कि हमने यहाँ पे मीन वैल्यू निकाल दी बेटा 0.63। अगर परसेंटेज निकालना चाहें तो परसेंटेज जो मीन वैल्यू रहेगा वो 63.7% रहेगा किसका, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का। दिस इज द रिजल्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है ना, ये रिजल्ट है जो आपको हमेशा ध्यान रख के चलना। अब हम बात करते हैं इसी तरह से अगर ईएमएफ की बात करी जाए तो आपकी मीन वैल्यू जो रहेगी ईएमएफ या वोल्टेज की, वो रहेगी 0.637 ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ये बात भी आप याद रख के चलिए। ठीक है, कि ईएमएफ की जो मीन वैल्यू है वो 0.637 टाइम्स रहेगी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ के बराबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेने जा रहा हूँ वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इस टॉपिक को आपने पहले भी काफी बार पढ़ा होगा। देखिए बच्चा, इस टॉपिक को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। हमारे पास है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है जी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखिए कैसे मुझे एक्सप्लेन करना है इस चीज को। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, देखो भाई आपको स्क्वायर में वैल्यू निकालनी, उसके बाद उसका अंडर रूट लेना। ठीक है, तो वो आपकी बनेगी आरएमएस वैल्यू। अब करंट का स्क्वायर कहाँ पे आता है, करंट का स्क्वायर आता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी की फॉर्म में आता है जी, आता है। तो यहाँ इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं आरएमएस वैल्यू, आई को मान लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इंटू आर इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1। अब अपने कॉन्सेप्ट में कैसे चलेंगे, अपने कॉन्सेप्ट में डीएच ले लेते हैं। तो डीएच आपका होगा जी आई स्क्वायर आर और इंटू डी टी, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अब आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना आई, वो होगा आपका आई नोट किसके बराबर, साइन ओमेगा टी के बराबर, आई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो बेटा, सीधी सी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करते ही आपके पास डीएच किसके इक्वल आ गया, डीएच आ गया बेटा कि आई नोट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, और इंटू आर इंटू डी टी। अब देखो बेटा करंट की यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, जहाँ पे स्क्वायर की बातें होती है तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस आता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही आता है। ठीक है ना, प्लस ही आता है, ये बात सही है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा टाइम इंटरवल रहेगा वो 0 से लेकर
टी रहेगा, जैसे कि पिछले में मीन वैल्यू निकालते टाइम 0 से लेकर t/2 था, तो यहाँ पे 0 से लेकर t ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करें और रिजल्ट बनाइए। तो h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक I नोट स्क्वायर और r इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है कौन सी, आई नोट स्क्वायर और इंटू आर और इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू क्या बेटा डी टी, 0 से लेकर टी तक। सही बात है। अब देखो स्क्वायर में जब भी आपके पास कैलकुलेशंस आती हैं, जब भी कैलकुलेशन आती है स्क्वायर में, तो आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। मुझे cos 2 थीटा के फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू बताओ। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है जी, cos को cos से स्टार्ट करना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है ना। तो इसको साइन की टर्म में लिखना है, तो cos को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बैठा है, तो ये बन गया बेटा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर आ गया बेटा 1 माइनस cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस cos 2 थीटा और डिवाइड बाय क्या 2 के इक्वल। सही बात है, बिल्कुल। अब देखो आप यहां से आपको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है ओमेगा इंटू टी, तो आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो। पहले सबसे पहले आप इस इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से सॉल्व करो, इसी इंटीग्रेशन को मैं यहाँ लेकर आता हूँ, ठीक है ना। ये देखो जी, इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ मैं। इंटीग्रेशन में है मेरे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू डी टी, और लिमिट है मेरी 0 से लेकर टी तक। इसको यहाँ पे पुट करो, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाय 2, ठीक है, और 0 से लेकर t तक, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, dt के साथ। कर दिया, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से इंटीग्रेशन हाफ को तो बाहर ही निकाल लो, ठीक है ना, तो 1 dt 0 से लेकर t तक माइनस ऑफ इंटीग्रेशन हाफ बाहर ही रख लो, अच्छा cos 2 ओमेगा टी और इंटू डी टी 0 से लेकर t तक। ये वाली टर्म है ना बच्चा, ये वाली टर्म आपकी 0 आएगी, ठीक है। इसकी मैं अभी इसको यहीं से, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, dt की वैल्यू आएगी t के बराबर, और लिमिट है आपके पास 0 से लेकर कैपिटल T 1/2 आगे मल्टीप्लायर है, तो ये आपके पास आ गया t/2, और ये 0 आना चाहिए, ठीक है ना, ये 0 आना चाहिए। अब कैसे 0 आना चाहिए, चलो देखते हैं। देखो जी, इंटीग्रेशन में cos 2 ओमेगा टी और इंटू डी टी 0 से लेकर t तक, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगा, तो sin 2 ओमेगा टी, मल्टीप्लायर कौन है t का 2 ओमेगा, लिमिट क्या है 0 से लेकर t तक, 2 ओमेगा क्या है उसके लिए कांस्टेंट, तो बाहर ले लो 1/2 ओमेगा sin 2 ओमेगा कैपिटल स्मॉल टी और 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक, तो 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस साइन 0। अब आप देखिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है जी 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो साइन 2 इंटू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई की वैल्यू भी क्या रहेगी 0, तो 0 माइनस 0, ये आपके पास क्या आ गया 0, यानी कि आपके पास इस पूरे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रिजल्ट क्या है t/2 रिजल्ट, t/2 रिजल्ट आया आपका, ठीक है ना, t/2 रिजल्ट आया। तो इस रिजल्ट को यहाँ पुट कर दो, तो आई नोट स्क्वायर इंटू आर इंटू t/2 दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, h के इक्वल आया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेट कर लो 1 and 2, इक्वेट 1 and 2, 1 and 2 को जैसे ही आप इक्वेट करते हैं वैसे ही आपके पास रिजल्ट क्या आता है, देखिए
वन में था IRMS का स्क्वायर इंटू R इंटू टाइम T, कैपिटल लेना है आपने, वहां पे भी कैपिटल T टाइम के लिए काम किया आपने, I नोट स्क्वायर R इंटू T और बाई 2, तो RT से RT गया, तो आपका IRMS किसके इक्वल बन गया, ठीक है, IRMS की वैल्यू किसके इक्वल आई, यहाँ से IRMS की वैल्यू आ गई, स्क्वायर ले लो दोनों साइड स्क्वायर रूट, तो I नोट बाय क्या अंडर रूट 2, यानी कि ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.707 ऑफ I नोट, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है ना अल्टरनेटिंग करंट की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज 0.707 टाइम्स पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि आरएमएस वैल्यू जो रहेगी वो आपका 70.7% रहेगी, किसका, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब इसी तरह से ईएमएफ के लिए बात करेंगे आप, तो ईआरएमएस वैल्यू जो रहेगी, ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू रहेगी वो 70.7% रहेगी, पीक वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का। तो ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हमने सीखे हैं वो दोनों टॉपिक्स हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आगे मेरा टॉपिक होगा AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली, जिसका मैं LCR में भी यूज करूंगा खूब ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, और हम आगे बढ़ चुके हैं देखिए, ठीक है। अब मेरे पास है AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है, AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल मेरा यही है कि AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है ना। मेरा टॉपिक है AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ये हमारा टॉपिक है AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ये देखिए जी, ये हमने अपना टॉपिक लिखा है यहाँ पे, और अब हम स्टार्ट करते हैं जी AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। मान लीजिए ये मेरे पास कोई सर्किट है, ऐसा 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 पूरा एक सर्किट बना दीजिए, बना दिया जी। अब AC का मैंने आपको कहा था कि AC का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, अब मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ सिंबल को, ठीक है। AC सर्किट है मेरा, तो ऐसा ऐसा सिंबल होगा इसका, ऐसा, ठीक है। ये आपका AC सोर्स है जो यहाँ मैंने कनेक्ट करा है, AC सोर्स, ठीक है। कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि इसके पास केवल रजिस्टर है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। ये देखो ये जी, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मैं सर्किट कंप्लीट कर देता हूँ। ये है मेरा AC सर्किट, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है देखिए, यहाँ पे मुझे AC सोर्स की जो EMF है वो है E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। आप सभी को पता है कि करंट और EMF में क्या रिलेशन होता है, कि करंट होता है आपका EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। EMF का मतलब आप वोल्टेज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है कि EMF और करंट के बीच क्या रिलेशन, क्या वो सेम फेज में चलते हैं या ऑपोजिट फेज में चलते हैं। अगर फेज में डिफरेंस है तो कितना है, फेज का मतलब आप समझते हैं ना, किसी भी वेव के लिए साइन के अंदर जो टर्म होती है उसको फेज बोलते हैं, और फेज पोजीशन और टाइम दो चीजें बताता है, सही बात है कि नहीं है।
है ना, हालांकि उसके डायमेंशंस जो होते हैं वो एंगल के ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात यहाँ पे लिखी कि एज EMF E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। ये मेरी आ गई जी इक्वेशन नंबर 1, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो बच्चा, आपको निकालना है करंट, और करंट क्या होता है बेटा, EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो EMF की वैल्यू कितनी है, E नोट साइन ओमेगा टी और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब आप मेरे को बताओ कि इफ साइन ओमेगा टी बिकम्स इक्वल टू +1, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की +1, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई नोट के बराबर हो जाएगा ना, आई इज इक्वल टू आई नोट, बिल्कुल। तो आई नोट के बराबर हो जाएगा, तो आई की जगह लिख दो आई नोट, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल, ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है आई, तो किसमें चेंज हो गया, आई नोट साइन ओमेगा टी में चेंज हो गया। अब देखो भाई, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, ई की जगह पे आई है, ई नोट की जगह पे आई नोट है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, मतलब कि यहाँ पे कोई फेज का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका क्या जाना चाहिए करंट, उसी डायरेक्शन में कौन जाना चाहिए, EMF। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में हमारा जा रहा है EMF, ये देखिए ऐसे, तो इसी के साथ साथ हो लेगा कौन, करंट, करंट एंड EMF सेम फेज में लाई करते हैं, तो इसी के साथ साथ हो जाएगा कौन, करंट। कैसे, ऐसे, ये देखो, ये ऊपर एक लाइन मैंने बिछा दी, ये देखिए येलो है, शायद आपको दिख रही होगी। तो ये एंगल जो बनाया है, ये एंगल कितना बनाया है, ये एंगल जो बना है यहाँ पे वो ओमेगा इंटू डी के बराबर बना है, तो यहीं पे EMF है और यहीं पे आपका क्या है, करंट है, ठीक है। हाँ, अगर आप वेव की फॉर्म में वेव डायग्राम बनाना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है कि वेव डायग्राम भी मैं बनाऊं, बिल्कुल बनाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है, वेव डायग्राम भी बना देते हैं चलो। तो यानी कि ये आपका EMF के लिए है ना, और करंट के लिए, ये आपका करंट के लिए है जी, साथ साथ ही चल रहे हैं दोनों के दोनों। ये देखिए, ये EMF के लिए और ये आपका करंट के लिए सेम है जी, दोनों कोई फेज डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच, ठीक है। तो ये था आपका AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस यूनिट, AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली और कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। हाँ जी, नहीं ओवरलैपिंग, तो दोनों के दोनों सेम फेज में है ना, फेज सेम रखना हमारा टारगेट है। वैल्यूज हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है ना, तो EMF की जो वैल्यू होती है और करंट की वैल्यू होती है, ओवरलैप तो होंगी नहीं ना। मैंने तो फेज दिखाया बेटा इनका सेम, ठीक है, मैंने वैल्यूज नहीं दिखाई इनकी, ठीक है बच्चा, है ना, फेज सेम दिखाया बच्चे मैंने, वैल्यूज सेम नहीं दिखाई बेटा। देखो बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर या इंडक्टर, जो आपका मन करे। आप कहोगे कि कैपेसिटर लगा के सोल्व करके दिखाओ सर, तो हम कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है। AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस करेंगे आप, यहाँ पे कैपेसिटेंस वर्ड हमें इंट्रोड्यूस करना है इसके बीच में, ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए जी, हमें लिखना है यहाँ पे कैपेसिटेंस कंटेनिंग कैपेसिटेंस ऑफ, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं चल गया काम, कैपेसिटेंस ऑफ, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने एक पिछली तरह से सर्किट लेना है, ये लो जी एक सर्किट बना लेना है मैंने, ठीक है, ये लो जी एक सर्किट बना देता हूं मैं,
ओहो व्हाइट कलर पड़ा है ना, चलो ये लो जी, हमारा एक सर्किट बनेगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा जी हमारा कैपेसिटर। अच्छा ये देखो जी, यहाँ पे कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए दो पैरेलल प्लेट रखनी होती है मुझे, एक ये पैरेलल प्लेट और दूसरी ये पैरेलल प्लेट। ठीक है जी, हो गई, बिल्कुल हो गई जी। अब देखो, अब हमें यहाँ क्या कनेक्ट करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है एक एसी सोर्स, एसी सोर्स ये लो जी, एसी सोर्स। ठीक है, और इनके कनेक्शंस अच्छे तरीके से कर देने हैं जी हमने, ये लो जी, बहुत ही अच्छे तरीके से हम कनेक्शन करेंगे इनके। ये लो जी, हमारा एसी सोर्स है जिसकी ईएमएफ वेरी करती है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इस तरह से E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इस तरह से वेरिएशन होती है उसमें। ठीक है, और ये हमारा कैपेसिटर है C, यहाँ ईएमएफ वेरी करती है कैसे, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे ईएमएफ वेरी करती है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करो। देखो सबसे पहली चीज आपने यही लिखनी है कि जो हमारा एसी सोर्स है उसने वोल्टेज कितनी प्रोवाइड करी या ईएमएफ कितनी दी, वो दी उसने ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, इसको इक्वेशन बनना, और इसके पास कैपेसिटर के पास करंट कितना आया वो चीज हमने निकाली। अब कैपेसिटर वर्ड जहां पे भी आता है ना, मैं कहता हूँ एक रामबाण फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है ना। अब V क्या होता है, वोल्टेज, C क्या होता है, कैपेसिटेंस। अब वोल्टेज की जगह ईएमएफ वर्ड यूज होता है C इंटू V। और आपको एक बात क्लियर पता होगी कि I किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू dQ बाय dt के बराबर होता है ना। तो d बाय dt ऑफ किसका, C इंटू E, dQ, Q इज इक्वल टू C इंटू E, तो C तो कांस्टेंट है, तो dE बाय dt तो किसके इक्वल आ रहा है, I के इक्वल आ रहा है। तो यहां से अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कीजिए, कैसे कि I इज इक्वल टू हमने लिखा कैपेसिटेंस C और dE बाय dt, तो C d बाय dt ऑफ E की वैल्यू है E नोट साइन ओमेगा टी, E नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, E नोट साइन ओमेगा। तो अब आपको पता है E नोट भी कांस्टेंट है ना, और d बाय dt ऑफ क्या बचा अंदर, साइन ओमेगा टी, है ना। अब डेरिवेटिव में t का मल्टीप्लायर कौन है, ओमेगा, आगे आ जाएगा ओमेगा, c ओमेगा e नोट, o का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये बन गया आपका cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी बना, दिस इज इक्वल टू I। अब आप लोगों को एक बात तो क्लियर पता है कि अगर cos ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए, इफ cos ओमेगा टी इज इक्वल टू +1, देन करंट विल बी मैक्सिमम, यानी कि I इज इक्वल टू I नोट। तो यानी कि I की जगह लिखो I नोट और आगे है C ओमेगा E नोट और इनटू 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो I है वो I किसके बराबर हो गया, I नोट cos ओमेगा टी के बराबर हो गया। ठीक है जी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई नोट साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि ओमेगा टी प्लस क्या कर सकते हैं, पाई बाय 2 कर सकते हैं इसको। हाँ, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। तो अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, 1 और 2 कि वहां पे करंट, यहाँ पे करंट आई, वहां पे ईएमएफ ई, यहाँ पे ई नोट, यहाँ पे आई नोट, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे कोस ओमेगा टी। इसका मतलब साइन और कोस के बीच एंगल कितना होता है, 90। तो यहाँ पे हमने शो भी कर दिया कि ये 90 प्लस है, यानी कि करंट लीड करता है किसको, ईएमएफ को, कितने एंगल से, बाय एन एंगल 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री एंगल से वो क्या करता है, लीड करता है बेटा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल से करंट क्या करता है बच्चे, लीड करता है, 90 डिग्री एंगल से लीड करेगा। मान लीजिए आपके पास ईएमएफ का ग्राफ यहाँ पे है ईएमएफ का ग्राफ, सही है। ये ईएमएफ का ग्राफ है ना, और इससे 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। ये आपके पास आ गया ओमेगा इंटू टी के बराबर।
हो गया। तो इससे 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है, ठीक है ना। 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। तो इससे 90 डिग्री लीड करने का मतलब है, ये लो, ये 90 डिग्री लीड कर गया जी, ठीक है ना। तो मैंने क्या शो करा आपको, मैंने ये करा करंट के लिए कि करंट लीड्स ईएमएफ बाय एन एंगल π/2, ये 90 डिग्री, ये आपका ई, यानी कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या ऑब्जर्व करा कि करंट लीड्स ईएमएफ बाय एन एंगल π/2 और ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट, लैग्स बिहाइंड करंट बाय एन एंगल π/2, बाय एन एंगल π/2, बाय एन एंगल π/2, ठीक है ना। यानी कि ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट बाय एन एंगल कितना बेटा, π/2। ये दोनों की दोनों बातें आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है, जहां आपको कैपेसिटर दिखे। अगर हमें वेव वाला डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, वेव वाला डायग्राम, ठीक है। देखिए वेव वाला डायग्राम कैसे, देखो बच्चों, एक है मेरे पास ईएमएफ और एक है मेरे पास करंट। तो ये देखिए, ये ईएमएफ तो साइन की टर्म में, और साइन वेव 0 से स्टार्ट होती है, और कोसाइन वेव कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होती कोसाइन वेव। कोसाइन वेव तो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास किस तरह से रहेगी, देखिए कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है ना, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी कोसाइन वेव है, यानी कि आई नोट कोस ओमेगा टी है, और ये आपकी साइन वेव है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये आपकी साइन वेव है, ये आपकी क्या है, कोसाइन वेव है, ये आपकी क्या है, कोसाइन वेव। एक साइन वेव है और दूसरी क्या है बेटा, कोसाइन वेव, ठीक है। अब देखो, इस यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट था जो अब तक हमने मिस कर रखा है जिसको, ठीक है। तो वो रिजल्ट तो जरूरी है एक्सप्लेन करना, उसको हम मिस कैसे होने दे सकते हैं। रिजल्ट कौन सा था, रिजल्ट ये था भाई, ये देखो जिसको मैंने अंडरलाइन करा अभी अभी आपके सामने, जिसको मैं अंडरलाइन करते ही जा रहा हूँ, आई नोट इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नोट। मैंने ये बात सीखी है कि करंट जो होता है ना, वो ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो करंट है मेरा आई नोट और ईएमएफ है मेरी ई नोट, और रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1/c ओमेगा। तो कोई गलत तो नहीं है, ई नोट ये ऊपर जाएगा तो c इंटू ओमेगा ही हो जाएगा, कोई गलत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी गलत। तो यानी कि ये रेजिस्टेंस जो है मेरा, ये रेजिस्टेंस जो है मेरा वो किसके बराबर आ रहा है, रेजिस्टेंस जो है मेरा वो आ रहा है 1/c ओमेगा के बराबर। इस रेजिस्टेंस को जो कैपेसिटर ऑफर करता है उसका नाम होता है बच्चा पार्टी कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। इसको हम XC से डिनोट करते हैं, इसको हम XC से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। यानी कि मेरा जो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है वो किसके इक्वल आया, 1/c ओमेगा। अब ओमेगा एक्चुअल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी। टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के लिए f लिख रहा हूं, है ना। तो यानी कि XC इज इक्वल टू 1/c ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी f XC, यानी कि ये है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f4 फ्रीक्वेंसी, f4 फ्रीक्वेंसी, f4 फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो यानी कि यहाँ पे अगर ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूँ XC और फ्रीक्वेंसी के बीच,
तो एक्ससी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ कैसा आएगा मेरा? मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम बचा है तो मैं यहाँ से स्पेस यूज कर रहा हूँ। एक्ससी और किसके बीच का? मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, और ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, ठीक है, एक्ससी और फ्रीक्वेंसी के बीच, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एसी सर्किट containing capacitance only, containing capacitance only, तो AC सर्किट containing capacitance only। अब हमारे पास लास्ट रहता है इंडक्टर, उसको भी हम परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम डील करेंगे LCR सर्किट के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम हमारे पास LCR सर्किट रह जाए, ठीक है। चलो जी बात करते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। यहां सबसे पहले मुझे वाइटनर लगाना होगा, ये देखिए जी इंडक्टर ओनली, ठीक है। देखिए जी इंडक्टर का कॉन्सेप्ट है, इंडक्टर क्या होता है? देखो आपको पता है कि कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, आप ये बात हमेशा याद रखिए। और कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी होती है कैपेसिटर के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर कैपेसिटर के लिए, और इंडक्टर के लिए जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है जी हाफ एल आई स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी जो होती है ना वो होती है बच्चा क्या? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ फिल करता हूं मैं इंडक्टर, इंडक्टर, ठीक है। तो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, ठीक है जी। अब देखिए जी हमें इंडक्टर बनाना है, ठीक है, तो मुझे एक सर्किट का इंतजाम करना पड़ेगा। इस बार मैं बहुत बड़ा सर्किट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये लो जी इतने से सर्किट से काम चलाना है बच्चों इस बार। ये हमारा एसी सोर्स रहने वाला है, ठीक है, जो यहाँ पे कनेक्ट होगा। आगे देखो जी इंडक्टर, इंडक्टर किस तरह की शेप का होता है? इंडक्टर की जो शेप होती है, मैं कुछ स्पेस छोड़ लेता हूँ, पहले सर्किट पूरा कर लेता हूँ। इंडक्टर जो है वो कॉइल की फॉर्म में होता है, और कॉइल की फॉर्म में रखने का उसका रीजन होता है एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉइल होगी हमारे पास, कॉइल कैसी होगी? ऐसी होगी जी, अभी लगा देता हूँ, ये लो ऐसी ऐसी कॉइल होगी। इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है जिसकी ईएमएफ है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखिए जी हमने तो इतनी ईएमएफ बेची है उसको, अब करंट कितना अपीयर होगा इंडक्टर के थ्रू, दैट आई वांट टू चेक, ना। इन कॉन्सेप्ट की शुरुआत जब हम करते हैं तो एक वर्ड के साथ करते हैं, दैट वर्ड इज E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये हमारा एक वर्ड होता है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, नंबर 1, ठीक है। अब देखो जी मुझे क्या, मैं इंडक्टर के बारे में क्या जानता हूँ? मैं इंडक्टर के बारे में एक तो ये वर्ड जानता हूँ कि फाई इज इक्वल टू एल आई, और ईएमएफ जो होती है ना E इज इक्वल टू वो होती है भाई माइनस ऑफ एल डी आई बाय डी टी के बराबर होती है,
विद डी फाई बाई डी टी विद नेगेटिव साइन, है ना, विद नेगेटिव साइन। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड हमें देखना है एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है बेटा, एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। अब अगर मैं यहां से देखूं तो E बाय एल इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू डी आई। सही बात है, ठीक है बात, बिल्कुल बात अब तक मुझे समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से डी आई की वैल्यू आ गई बेटा EMF, E की जगह पे है कैपिटल E डिवाइड बाय एल और इंटू डी टी, ठीक है जी, बिल्कुल। तो अब I की जगह पे आ गया इंटीग्रेशन E बाय एल और इंटू डी टी जी, ठीक है। यहां टाइम ले लीजिए आप 0 से लेकर t तक, या टाइम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टाइम लेने की जरूरत नहीं है, लिमिट्स लेने की जरूरत नहीं है। E की वैल्यू कितनी है बेटा, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय एल और इंटू डी टी। देखो इंटीग्रेशन है, सिंपल कॉन्सेप्ट से, सिंपल स्टेप से सॉल्व होगी, ठीक है। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ एक लाइन बना देता हूँ मैं, ठीक है जी। अब देखो यहां से मैं फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। I इज इक्वल टू E नोट बाय एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन आपने सोच लिया होगा, माइनस ऑफ E नोट अपॉन एल, साइन का इंटीग्रेशन होगा कॉस ओमेगा टी, टी का मल्टीप्लायर है ओमेगा, ओमेगा ठीक है, माइनस E नोट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहां से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू माइनस ऑफ E नोट अपॉन एल ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ तो E नोट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस हो गया ये क्या, पाई बाय 2, पहले पाई बाय 2 आगे था, अब पीछे चला गया। अब आप क्या कहोगे कि अगर ऐसा हो तो कि इफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 becomes equal to +1, then I will be equal to, किसके इक्वल होगा, I नोट के बराबर होगा। करंट की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बताइए, I की जगह रखिए I नोट की वैल्यू कितनी होगी, E नोट अपॉन एल ओमेगा। अब ये I नोट की वैल्यू, मतलब इसकी जगह मैं I नोट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यहाँ चलते हैं, चलिए ये एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। अपना एरिया जो है थोड़ा सा कम बचता है बोर्ड पे, इसलिए मुझे एरिया अलग से रखना पड़ता है जी, ठीक है। तो अब मेरे पास I की वैल्यू कितनी आ गई भाई, E नोट अपॉन एल ओमेगा की जगह I नोट और साइन पाई बाय ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी माइनस क्या बेटा, पाई बाय 2 से, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब 1 और 2 तो नजदीकी बैठे, कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होगी। E की जगह I, E नोट की जगह I नोट, साइन की जगह साइन, यहाँ ओमेगा टी और यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी कि करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय एन एंगल कितना, पाई बाय 2, यानी कि करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय एन एंगल कितना बेटा, पाई बाय 2। मान लीजिए कि ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहां हमने लिखा EMF, तो करंट लैग्स बिहाइंड EMF, करंट लैग्स बिहाइंड EMF। मान लीजिए EMF का ये ग्राफ है, तो वो इससे 90 डिग्री लैग करता है, कौन, करंट। तो ये लॉजिक करंट के लिए 90 डिग्री बना देना, एग्जैक्ट बन गया 90 डिग्री, हाँ जी। तो अब देखिए बेटा ये जो एंगल था ये आपने ओमेगा टी लिया, और यहाँ पे ये जो एंगल था आपके, ये जो एंगल था ये आपने लिया 90 डिग्री,
ये आपने कहा कि सर ये ईएमएफ के लिए है और ये आपने कहा मुझे करंट के लिए, ठीक है ना, ये किसके लिए, करंट के लिए, ठीक है। हाँ जी, दूसरा जो ग्राफ हमारा रहेगा वो ग्राफ में मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 90 डिग्री लैग करता है जी, ठीक है ना, 90 डिग्री लैग करता है। तो एक वेव तो आपकी बनेगी साइन वेव, तो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, और दूसरी 90 डिग्री लैग करता है भाई, 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो पीछे के लिए यहां से स्टार्ट करो, यहां से, ठीक है। तो ये आपका जो रहेगा वो ईएमएफ के लिए रहेगा, ये आपका करंट के लिए रहेगा। अब देखो बच्चा, यहाँ पे भी एक सोचने वाली बात है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनने वाला है अभी। वो कॉन्सेप्ट देखिए क्या है जो अब तक हमने डिस्कस नहीं करा, ठीक है। देखो जी क्या कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह से आपके सामने आएगा, ठीक है। देखो हमने कहा जी करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यही बात बोली हमने। तो हमारा करंट है आई नोट, ईएमएफ है हमारी ई नोट, और रेजिस्टेंस है एल ओमेगा। और ये रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, ऑफर्ड बाय इंडक्टर, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं किससे, एक्सेल से, जिसकी वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन एक्सेल, नीचे ही होता है रेजिस्टेंस का, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आई है एल इंटू ओमेगा, ठीक है। अब देखो भाई एक्सेल इज इक्वल टू एल ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी के। यानी कि अगर मैं ग्राफ देखना चाहूं तो मेरा ग्राफ एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यानी कि ये मेरा एक्सेल, ये मेरी फ्रीक्वेंसी, ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ रहेगा, ठीक है ना जी। ये मेरा ग्राफ जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो बच्चा पार्टी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, कल हम एलसीआर सर्किट के साथ डील करेंगे, एलआर सीआर वो सर्किट्स भी बताऊंगा क्योंकि उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं आपके सामने, ठीक है। तो कल की क्लास अपने फ्रेंड्स को जिनका ये कॉन्सेप्ट ये आर्टिकल प्रिपेयर नहीं है उनको भी बता दीजिए प्लीज, ठीक है। और टाइम पे इसको ज्वाइन कीजिए बेटा क्लासेस को, ठीक है। नहीं बेटा कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है बच्चे, ठीक है। आप अगर कोई भी डाउट सेशन आप लेना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं जूम क्लास अरेंज कर लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर व्हाट्सएप इस पे क्लास लेना चाहता हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अरेंज कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है।